लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें ये बताया जा रहा था कि भारत बहुत ही जल्द अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण कर सकता है, जिसके लिए टेस्ट रेंज के आसपास रहने वाले लगभग 11,000 लोगों को पलायन कराया गया। उससे संबंधित खबर निकलकर आ चुकी है। टेस्ट तो हुआ, अग्नि 6 का नहीं हुआ। जैसा मैंने आपको बताया था कि संभवतः किसी इंटरसेप्टर मिसाइल का हो सकता है, तो जी हाँ, यहाँ पर इंटरसेप्टर मिसाइल का ही हुआ है और ऐसी इंटरसेप्टर मिसाइल्स का परीक्षण हुआ है जो कि भारत को सबसे बड़े खतरे से बचाने में सक्षम होगी। तो चलिए आगे डिस्कस कर लिया जाए, साथ में कुछ और खबरों को भी जान लिया जाए। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, वीडियो को लाइक करके डीआरडीओ का हौसला बढ़ाने के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक एयरपोर्ट की बात कर लें जो कि भारत की कंपनी के हाथ आते आते रह गया। आप सभी को याद होगा, आज से कुछ समय पहले भारत की अडानी ग्रुप के द्वारा केन्या का एक सबसे ज्यादा व्यस्ततम एयरपोर्ट, जिसका नाम जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके अपग्रेडेशन और साथ ही इसके विस्तार के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था। ये नवंबर 2024 के आसपास का समय था। उस समय इसको लेकर काफी चीजें हमें देखने सुनने के लिए मिली थी। सडनली उस समय अमेरिका के द्वारा भी अडानी ग्रुप के ऊपर कुछ मुकदमे वगैरह कर दिए जाते हैं। भारत के अंदर भी हिंडनबर्ग और फालतू की चीजों को लेकर कई तरह का विरोध इनके खिलाफ किया जाता है। इन सब चीजों के चलते केन्या के अंदर भी एक बहुत बड़ा ग्रुप खड़ा हो गया, जिसने अडानी ग्रुप के साथ इस डील को लेकर केन्या की सरकार पर जबरदस्त प्रेशर बनाया, जिसके बाद केन्या की सरकार ने अडानी ग्रुप को इस टेंडर से बाहर कर दिया और जिस एयरपोर्ट का काम हमारी कंपनी के हाथों आना था, वो अब हमारे हाथों से जा चुका था। उस समय भी मैंने इसको लेकर कई तरह की वीडियोस बनाकर आपको बताई थी कि देखिए, चाइना के द्वारा इस तरह की चीजें अक्सर की जाती है। ये लगातार अलग अलग देशों में अपनी राइवल कंपनीज को इसी तरह से पीछे करने की कोशिशें करते हैं, अपने वफादारों को डेमोक्रेसी के नाम पर विरोध करने के लिए बाध्य करते हैं, कई बार इनकी फंडिंग वगैरह करते हैं और इस तरह से ये लोग अपना हित साधते हैं। मैं आपको बता दूं कि इन सब कामों के लिए अडानी ग्रुप के द्वारा 1.85 बिलियन डॉलर्स की बोली लगाई गई थी और ऑलमोस्ट ये इनके हाथ में आ ही चुका था। लेकिन फिर बाद में जैसे ही इन्हें बाहर कर दिया गया, इसके बाद अब जाकर पता ये चल रहा है कि इस एयरपोर्ट का काम अब एक चाइना की कंपनी द्वारा ले लिया गया है। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि 50% और ज्यादा कीमतों के साथ, यानी 2.9 बिलियन डॉलर्स में इस डील को कंडक्ट किया गया है। कहने का मतलब, भारतीय कंपनी का विरोध केन्या के लोगों के द्वारा करवाकर, खुद भारत के लोगों से करवाकर, हमारी ही कंपनी को एक अच्छा काम जो मिल रहा था, जिससे भारत का भी भला होता, वो हाथ से निकलवा दिया और अंततः ये काम किसने लिया? चाइना ने लिया। कहने का मतलब, जितना भी इससे फायदा होगा अब वो चाइना को होगा, भारत को नहीं होगा। वैसे भी देखा गया है कि नेशनल इंटरनेशनल कई सारे ऐसे तत्व हैं जिनके निशाने पर अडानी ग्रुप अक्सर होता है। कारण क्या है? कारण ये है कि हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम अडानी ग्रुप के द्वारा किए जाते हैं। ये ऐसा काम माना जाता है जो कि हर कंपनी नहीं कर पाती। जब आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न्स हाथों हाथ नहीं मिलते। कई बार एक पूरे दशक तक आपको वेट करना होता है। इतनी पोटेंशियल, इतना एंड्योरेंस आपके अंदर होना चाहिए, इतनी कैपिटल आपके पास होनी चाहिए कि आप शुरुआत में काफी लंबे समय तक केवल इन्वेस्टमेंट करते रहें। जब कभी भी इसके रिटर्न्स मिलना शुरू हो, तब तक आप सहन कर पाएं सारे इन्वेस्टमेंट को। और भारत में चूंकि ऐसी कंपनियों की काफी कमी है, रह देकर अडानी ग्रुप का ही नाम निकलकर सामने आता है। इस वजह से अडानी ग्रुप को हमेशा टारगेट किया जाता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आईएमईसी कॉरिडोर को पूरा करने में भी अडानी ग्रुप सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इजराइल का हाइफा पोर्ट, जो कि आईएमईसी कॉरिडोर का एक गंतव्य होगा, वो पोर्ट भी पहले ही अडानी ग्रुप के द्वारा ले रखा है। इसके अलावा भी दुनिया भर के अलग अलग देशों में कई तरह के एयरपोर्ट और पोर्ट्स वगैरह इन्होंने एक्वायर कर रखे हैं, जो कि अल्टीमेटली भारत के हित के लिए ही काम करते। अब देखिए, इसमें भारत का तो नुकसान खैर हो ही गया, क्योंकि भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ सकता था केन्या के अंदर। ऐसी ना अमेरिकन कंपनियां अलग अलग देशों में ऑपरेट करती है, उन देशों को अपने ऊपर निर्भर करती है और इससे फायदा अमेरिका को होता है। लेकिन इससे नुकसान केन्या को भी हुआ है, क्योंकि अडानी ग्रुप की तुलना में चाइना की कंपनियां 1.5 गुना चार्ज कर रही है। तो इनके टैक्स पेयर का पैसा जो बच सकता था इन्हीं के विरोध की वजह से, अब वो चाइनीज कंपनियों के जेब में जाएगा, जबकि विरोध का कोई आधार नहीं बनता। भारत और केन्या के संबंध काफी अच्छे हैं, तो भारतीय कंपनी का विरोध इनके लिए होना ही नहीं था। साथ ही जो अमेरिका के अंदर मुकदमों की बात कही जा रही थी, जिसे आधार बनाकर विरोध किया जा रहा था, वो मुकदमे वापस हो चुके हैं, उनमें इन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। तो किस बात का विरोध करके आपने ही 50% पैसे ज्यादा दे दिए चाइनीज कंपनियों को? बहुत शर्मनाक है। कोई भी विरोध करने से पहले कई बार सोचना चाहिए। लेकिन अगली खबर की अगर बात की जाए तो ये डीआरडीओ की तरफ से आ रही है। जी हाँ, डीआरडीओ के द्वारा 3 टेस्ट किए गए हैं एक साथ। नोटा वार्निंग जारी कर दी गई थी।
टेस्ट रेंज के आसपास पड़ने वाले सारे गांव खाली करा लिए गए थे और मैंने आपको बताया था कि संभवतः यहां पर किसी एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण हो सकता है, क्योंकि जब कभी भी एयर डिफेंस सिस्टम के परीक्षण होते हैं तो पहले हम लोग टारगेट को लॉन्च करते हैं, उसके बाद इंटरसेप्टर मिसाइल्स जाती है, उन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करती है, जिसके बाद बहुत सारा मलबा नीचे गिरता है। इससे जान माल का नुकसान हो सकता है। और पहले भी जब कभी इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स का परीक्षण हुआ होगा तब भी लोगों को यहाँ से पलायन करवाया गया होगा। ये सारा काम सरकार अपने हिसाब से कर लेती है। अब मैंने प्रेडिक्शन यहाँ पर ये बताई थी आपको कि संभवतः प्रोजेक्ट कुशा के तहत जो M1 मिसाइल होगी उसका परीक्षण यहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन फिर खबर निकल कर आती है, कल रात को ही एक्चुअली आई, कि DRDO के द्वारा BMD फेज 2 की एड-1 और एड-2 मिसाइल का यहाँ पर परीक्षण किया गया है। इसके अलावा जो तीसरा परीक्षण था वो NASM MR मिसाइल का था, जो कि नेवल एंटीशिप मिसाइल है, हम सभी जानते हैं। तो इस तरह से मिला जुला कुल 3 मिसाइलों के यहाँ पर परीक्षण किए गए। अब ये परीक्षण क्यों इंपॉर्टेंट है और इससे भला क्या बदल जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ये कि हमारा देश भारत उस एलिट क्लब में ऑफिशियली आ चुका है जिसमें बहुत गिने चुने से देश हैं। यानी ये जो BMD के परीक्षण किए गए हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहलाते हैं। वो बैलिस्टिक मिसाइल जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर करती है। इस तरह के सिस्टम अमेरिका, रशिया, चाइना, इजराइल और भारत जैसे कुछ गिने चुने देशों के पास है। जर्मनी जो कि टेक्नोलॉजिकली इतना आगे है उसके पास भी इस तरह के सिस्टम्स उपलब्ध नहीं है। उसने रिसेंटली इजराइल का BMD जिसे एरो के नाम से जाना जाता है वो एक्वायर किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। BMD हम सभी जानते हैं कि 2 फेज में तैयार किया गया है। इसका जो पहला फेज है उसके कई मल्टीपल टेस्ट वगैरह हो चुके हैं, वो डिप्लॉय भी हो चुका है, ऑपरेशनल हो चुका है। ये BMD का सेकंड फेज था जिसमें 2 इंटरसेप्टर मिसाइल्स आती हैं, एड-1 और एड-2, जिसको लेकर हम लोग कई लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं। अब इसकी बड़ी बात यह है कि ये मिसाइल यानी एड-1 की अगर बात की जाए तो जो 2000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है उसे आसानी से ये इंटरसेप्ट कर सकता है। तो अब आप ऐसा समझ लीजिए कि पाकिस्तान के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई बैलिस्टिक मिसाइल भारत के ऊपर लॉन्च की जाती है तो उसे हम लोग एड-1 की मदद से आसानी से इंटरसेप्ट कर पाएंगे। साथ ही जो एड-2 मिसाइल है ये 5000 किलोमीटर दूर से आने वाली किसी भी प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती है। तो अगर चाइना भारत के ऊपर किसी प्रकार का कोई अटैक करता है तो वो संभवतः 5000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल से ही करेगा, तो हम लोग उसे भी इंटरसेप्ट कर पाएंगे। और रिसेंटली टर्की के द्वारा भी एक मिसाइल तैयार की गई है 6000 किलोमीटर रेंज के आसपास की, उसे भी एड-2 आसानी से इंटरसेप्ट कर सकती है। तो चाइना हो, पाकिस्तान हो, भविष्य में टर्की हो, ये तीनों ही संभावित वो एनिमीज हैं जो भारत के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर सकते हैं। और अगर ये करेंगे तो हम लोग इन्हें इंटरसेप्ट आसानी से कर पाएंगे हमारे BMD सिस्टम की मदद से। स्पेशली यहाँ पर पाकिस्तान का खतरा काफी ज्यादा था। ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान के द्वारा भारत के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई थी जो कि दिल्ली की तरफ आ रही थी, लेकिन बीच में हरियाणा में ही इसे इंटरसेप्ट कर दिया गया था। यानी BMD के अलावा भी हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है जिसमें आकाश है, MRSAM है, S-400 है, ये भी कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए BMD की तो ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये इडो एटमॉस्फेरिक और एक्सो एटमॉस्फेरिक दोनों ही कंडीशंस में किसी भी न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। जी हाँ, यानी बैलिस्टिक मिसाइल जब कभी भी लॉन्च होती है तो वो आप स्क्रीन पर देखिए इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है, वो सीधे ऊपर जाएगी एक्सो एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर जो होता है उससे भी ऊपर, तो हम लोग वहीं पर मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाएंगे हमारे इस BMD सिस्टम की मदद से। लेकिन फिर भी मान लो कि अगर वो नीचे आ जाती है किसी कारण से या हम लोग उसे मिस कर देते हैं और एटमॉस्फेयर में वो इंटर कर जाती है, उसके बावजूद हम लोग उसे दूसरे इंटरसेप्टर से इंटरसेप्ट कर पाएंगे। तो कहने का मतलब दोनों ही कंडीशंस में हम लोग आसानी से बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाएंगे इन सिस्टम के जरिए। ये कैपेबिलिटी हम लोगों ने हासिल कर ली है। तो अल्टीमेटली आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके लिए एक सुरक्षा कवच है जो कि DRDO के द्वारा प्रदान किया गया है। भविष्य में ये भी बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। भारत के अलग अलग सेंसिटिव इलाकों में इन्हें डिप्लॉय किया जाएगा, इन्हें पूरी तरह से एक्टिव रखा जाएगा और भविष्य में भगवान न करे कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उनसे निपटने के लिए हमारे ये मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम्स हमेशा तैनात रहेंगे। आप एक बार सोच कर देखिए कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अब कितना मजबूत हो चुका है। आकाश तीर ले लीजिए, इसके अलावा जो हमारे लेजर वेपन्स हैं वो ले लीजिए, आकाश है, आकाश प्राइम है, आकाश NG है, इसके अलावा MRSAM, LRSAM है। आने वाले समय में हमारे पास प्रोजेक्ट कुशा की 3 मिसाइलें होंगी, S-400 होगा और उसके साथ साथ BMD सिस्टम भी। तो कहने का मतलब एक फुल प्रूफ सुरक्षा इससे मिल सकती है। प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के चलते यही सारा सिस्टम कंप्लीट किया जाएगा, इन सबको आपस में कनेक्ट किया जाएगा, सभी एयर डिफेंस सिस्टम ईच अदर कम्युनिकेट कर पाएंगे और टारगेट के अनुसार जरूरी इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च होकर टारगेट को न्यूट्रलाइज करेगी। यही इसका मुख्य उद्देश्य होगा।